रखने वाला कोई इंसान हो या फिर संगीत का कोई आम सैदाई, अगर वो तन्हा बैठकर लता मंगेशकर का सीमा फिल्म में गाया भजन मन मोहना बड़े झूठे सुन ले तो उसके मन में ये जानने की ख्वाहिश जरूर पैदा होगी कि आखिर इतने पेचदार तानों को इतनी सहजता से कैसे गाया जा सकता है। हल्के फुल्के संगीत को पसंद करने वाले भी सोच में पड़ जाएंगे कि कोई गायक बिना लटक झटक दिखाए रागों की माला इतनी खूबसूरती से सुरों में कैसे पिरो सकता है। ये लता मंगेशकर ही थी जिन्हें अपनी काबिलियत की नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो तो शास्त्रीय रागों पर आधारित पेचीदा से पेचीदा संगीतों की धुनों को बड़ी ही सहजता से अपने सुरों में ढाल देती थी। लता मंगेशकर जब 93 वर्ष की हो गई, जानबूझकर उनके लिए यह जुमला, अगर हम संगीत के कुछ जुनूनी मुरीदों और जानकारों को छोड़ दें तो किसी आम इंसान को लता मंगेशकर की उपलब्धियों को समझने के लिए एक थीसिस की ज़रूरत होगी। वैसे तो उनके सुर, तान, आलाप और संगीत के बारे में लगभग सब कुछ लिखा जा चुका है, मगर शास्त्रीय गायन के उनके हुनर, उनकी दक्षता पर उतना जोर नहीं दिया गया है। जबकि लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में एक्टिंग के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले शास्त्रीय संगीत की गायिका बनने की ही कोशिश की थी। उम्र के साथ जब शास्त्रीय संगीत के सुर, लय, ताल और तान को लेकर आपकी समझ बढ़ती है, अगर आप तब लता मंगेशकर के गाने दोबारा सुने तो उनकी आवाज़ के जादू पर और भी मंत्रमुग्ध होते जाते हैं। इसकी वजह से संगीत के शौकीनों को लता की आवाज़ के जादू के दूसरे पहलुओं को तलाशने, उनको समझने और उनके सुरों की गहराइयों को नए सिरे से महसूस करने की प्रेरणा देते हैं। इससे संगीत का आनंद लेने का तजुर्बा भी बेहतर होता है। लेकिन सवाल ये है कि लता को आज़ाद भारत की सबसे सम्मानित गायिका और देश के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक माना क्यों जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आवाज़ में एक ऐसी अनूठी खूबी है जो सरहदों से परे जाकर दक्षिण एशिया के लोगों को एक सुर में पिरोती है। और यही वजह है कि 8 दशक लंबे अपने कैरियर में भारत के संगीत उद्योग को अतुलनीय योगदान देने की वजह से उन्हें सुरों की महारानी, भारत की स्वर कोकिला और सदी की सबसे सुरीली आवाज़ की मलिका जैसी उपाधियों से नवाजा गया। अपने शुरुआती दिनों में लता मंगेशकर ने पश्चिम संगीत के सभी 4 सप्तकों में गाया, फिर चाहे वो मंद हो, मध्यम हो या फिर उच्च स्वर हो। गाने के अलग अलग हिस्सों में उनके गाए सप्तक अलग ही एहसास कराते हैं, जैसे कि नूरी फिल्म के गाने चोरी चोरी कोई आए में दिल से उठने वाला मंद सुर, पाकीजा फिल्म के गाने चलते चलते में या अन्नदाता फिल्म के गीत रातों के साए घने में मध्यम सप्तक का उभार और चोरी चोरी फिल्म के गाने रसिक बलमा, दिल क्यों लगाया तोसे में जहन में गहरा असर करने वाला उच्च सप्तक। बहुत से सुरीले गानों में लता ने अपनी कुदरती या शुद्ध, बदली हुई या कोमल या फिर जरूरत के मुताबिक तीव्र तान का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। ये उनके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबक से वाकिफ होने का असर है। ये सच है कि संगीत की धुनों का श्रेय उसको तैयार करने वालों को जाता है, जैसे कि एस.डी. बर्मन हो गए, नौशाद, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन या फिर आर.डी. बर्मन। लेकिन अगर उन धुनों की अदायगी लता मंगेशकर ने अपने सुरों में
उसी उतार चढ़ाव के साथ ना की होती, उनके साथ सुरीला इंसाफ ना किया होता, तो शायद उन पर ऐसे पेचदार रागों वाले गीत गाने का भरोसा ना किया जाता। उनके गानों में शुरू के बारीक उतार चढ़ाव का फर्क साफ महसूस होता है। लता के गीतों में श्रुति कहे जाने वाले एक ही स्वर की अलग अलग ताने सुनने को मिल जाती हैं। राग रागिनी के ये पेच और खम आमतौर पर विदुषी, किशोरी, अमोनकर जैसे विशुद्ध शास्त्रीय गायन गाने वालों के कौशल में ही दिखाई देता। हिंदुस्तानी रागों पर आधारित किसी खास गीत की धुनें में मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी होती है, आलाप और अस्थाई। लेकिन लता मंगेशकर के गाए गीतों की ऐसी कई मिसालें हैं जो शास्त्रीय बंदिशों का हिस्सा बन गई हैं। मिसाल के तौर पर सौतेले भाई फिल्म का गीत जा मैं तो से नहीं बोलूं, या फिर दस्तक फिल्म का गाना बैया ना धरो। गायिका सुभा मुद्गल कहती हैं, लता जी तो ऐसी मुकम्मल कलाकार थीं कि वो कुछ भी गा सकती थीं, फिर चाहे वो किसी राग पर आधारित गजल हो या पेचदार तराना, वो कुछ भी गा सकती थी। कुछ साल पहले लता जैसी ही प्रतिभाशाली गायिका उनकी बहन आशा भोसले से बात करते हुए मुझे पता चला कि मंगेशकर परिवार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रति पूरी तरह समर्पित है। इसलिए उनके परिवार के सदस्य ठीक उसी तरह रोजाना गाने का रियाज करते हैं जैसे किसी और हिंदुस्तानी संगीत घराने के जाने माने गायक करते हैं। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर गोवा और मराठी थिएटर के जाने माने कलाकार थे। पंडित दीनानाथ वैसे तो मुख्य रूप से नाट्य संगीत के संगीतकार थे, लेकिन वो खुद भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पक्के गायक थे। लता मंगेशकर उनकी सबसे बड़ी संतान थी, इसलिए उन्हें भी शास्त्रीय गायिका बनने की ट्रेनिंग दी गई। लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनना पड़ा। हालात के इस मोड़ ने हम सबको उनकी कला का लुत्फ उठाने का मौका दिया, जिसके लिए हमें ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। फिल्मी संगीत के हल्की फुल्की धुनों ने लता मंगेशकर के शास्त्रीय अंदाज को फीका भले कर दिया, लेकिन नियमित रूप से रियाज करने की वजह से लता ने जब भी शास्त्रीय रागों वाले गीत गाए तो उन्होंने उन गीतों के साथ भी पूरा इंसाफ किया। लता मंगेशकर के बारे में गजल गायिका राधिका चोपड़ा कहती हैं कि उनको बयान करने के लिए तो सिर्फ एक लफ्ज़ काफ़ी है, संस्थान। वो कहती हैं, लता मंगेशकर अपने आप में संगीत का एक घराना है, जिनका अनुसरण हल्के फुल्के संगीत के हर कलाकार को उसी तरह करना चाहिए जिस तरह मैं करती हूँ। भजन हो, गजल हो, रागों पर आधारित गीत हो, हल्की फुल्की धुनों पर आधारित चुहल भरे गाने हो, या फिर दुख की गहराइयों में डूबे हुए गीत। लता जी ने जिस तरह अलग अलग गीतों को उनके मिजाज के हिसाब से पहले से लेकर आखिरी पंक्ति तक अपने सुरों की नेमत बख्शी है, उनसे आने वाले तमाम पीढ़ियों को सीख मिलती रहेगी। वो धुनों के बारीक से बारीक उतार चढ़ाव को जिस तरह खुले गले और बड़ी सहजता के साथ सुरों के मिजाज के मुताबिक अदा किया करती थी, उनकी नकल तो आने वाली न जाने कितनी नस्लें करती रहेंगी। कई बरस पहले जब एक बार पंडित जसराज से उनकी उस वक्त के परोसन के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, हम जैसे शास्त्रीय संगीत के गायक जिन रागों को 45 से 55 मिनट में अपने सुरों में साधने की कोशिश करते हैं, वही काम वो अपने 4 मिनट के गाने में करके दिखा देती हैं। पंडित जसराज संगीत के मेवाती घराने से ताल्लुकात रखते थे
उन्होंने शास्त्रीय और दूसरे तरह के भक्ति संगीत को अमर बना दिया। जब उनके जैसे महान कलाकार लता मंगेशकर के बारे में ऐसी बातें करें तो जाहिर है लता मंगेशकर के लिए इससे बढ़कर कोई और तारीफ क्या होगी। शास्त्रीय संगीत के एक और महान गायक पंडित भीमसेन जोशी ने भी अपने एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर के बारे में कुछ ऐसे ही विचार दिए थे। पंडित भीमसेन जोशी ने कहा था, उन्होंने अपनी जबरदस्त आवाज के जादू से बेशुमार गानों को अमर बना दिया। हम अगर ऐसे गानों की फहरिस्त बनाने बैठे तो भी काम अधूरा ही रह जाएगा। लता मंगेशकर और संगीत दोनों एक दूसरे के पर्याय थे, फिर चाहे वो किसी भी तरह का संगीत हो। शास्त्रीय संगीत के बहुत से गायकों और वादकों ने उनसे प्रेरणा ली है, फिर चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग। इनमें से कुछ नाम तो कौशिकी चक्रवर्ती, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, संजीव अभ्यंकर जैसे मशहूर कलाकारों के भी हैं। पंडित जसराज का परिवार मंगेशकर परिवार का बेहद करीबी रहा है। उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने लता मंगेशकर की एक और खूबी बताई जिससे शायद उनके मुरीद वाकिफ ना हो। दुर्गा जसराज कहती हैं, लता मंगेशकर को फोटोग्राफी इतनी पसंद थी कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए दक्षिण अमेरिका तक सफ़र कर आती थी। वो अपने घर में भी हमेशा तस्वीरें खींचती रहती थी। सुबह अपना रियाज करने के बाद उन्हें जब भी वक्त मिलता वो अपने कैमरे का ट्राइपॉड या फिर उसके लेंस दुरुस्त करने लग जाती थी। पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज लता मंगेशकर से जुड़ी एक और चर्चित घटना का जिक्र करती हैं और बताती हैं कि जिसकी वजह से खुद दुर्गा भी मृतकों के सुनहरे इतिहास का एक हिस्सा बन गई। वे बताती हैं, एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुंबई आई थी। वो भयंकर गर्मियों के दिन थे। लोगों को पता चल गया था कि इंदिरा गांधी मुंबई में है, तो जिन इलाकों में भी उनकी गाड़ियों का काफिला गुजरता था वहां सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता था। उस दिन लता मंगेशकर भी अपनी बालकनी में ट्राइपॉड और कैमरा लेकर बैठी हुई थी। जैसे ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का काफिला पिंटर रोड पर प्रभु कुंज के सामने पहुंचा, जो कि लता मंगेशकर का निवास स्थान है, दोनों मशहूर हस्तियों ने मुस्कुराकर दूर से ही हाथ हिलाते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। उस दिन को याद करके तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह दो महान हस्तियों ने लम्हे भर के लिए एक दूसरे से नजरें मिलाई थी। मेरा आदर एक तरफ है। वो कहती हैं, मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ कि किस तरह मैं इतिहास की दो महान और शक्तिशाली महिलाओं की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गई। लता जी के व्यक्तित्व की एक और खास बात उनकी चुहल करने की आदत थी। वो हमेशा मजाक करती रहती थी। उन्हें लोगों को चुटकुले सुनाने की आदत थी। वो अक्सर अपनी हाजिर जवाबी और चुटकुलों से लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देती थी। इसके बदले में वो सामने वाले से भी कोई चुटकुला सुनाने को कहती थी। ये बात तो सबको पता है कि लता मंगेशकर हीरो और अच्छे परफ्यूम की भी बहुत शौकीन थी। लता जी के चाहने वालों को उनकी तमाम खूबियों, उनकी जिंदगी के हर पहलू की जानकारी होगी, लेकिन लता जी की ऐसी भी कई खूबियाँ और आदतें थीं जिनके बारे में शायद उनके बड़े से बड़े प्रशंसक को भी जानकारी नहीं रही होंगी। उन्हें क्रिकेट का भी जबरदस्त जुनून था और खेल की बहुत सी बारीकियां भी उन्हें मालूम थी। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि उन्होंने लंदन में लॉर्ड्स के मैदान के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट भी खरीदा था, ताकि जब भी वहाँ कोई बड़ा मैच हो तो वो वहाँ रहकर उसका लुत्फ उठा सके। लता मंगेशकर को क्रिकेट के मैच देखने का इस कदर जुनून था कि वो कोई भी मैच
देखना नहीं छोड़ती थी, फिर चाहे वो भारत में हो रहा हो या दुनिया में किसी और कोने में। लता जी की ये खूबियाँ उनके दिल में छुपे बच्चे की तमन्नाओं का इजहार थी। उनकी ये आरती इस बात का भी सबूत है कि लता जी जिंदगी के इन तमाम पहलुओं से भी जुड़ी हुई थी जिनसे हम आप वाबस्ता होते रहते हैं। वे इस मामले में कोई अपवाद या कोई अलग इंसान नहीं थी। वैसे तो लता मंगेशकर की पहचान सिर्फ और सिर्फ संगीत बना क्योंकि वो ऊपर वाले की खास रचना थी जिनके गले में सुरों का जादू बसता था। अपनी कला में प्रवीण ऐसी महान हस्ती की काबिलियत और उनकी उपलब्धियों के बारे में दुनिया के महान लेखकों और संगीत के आलोचकों ने वो सब कुछ लिख डाला है जो लिखा जा सकता था या लिख जाना चाहिए था। इसमें कुछ और जोड़ना बाकी नहीं रहा। लता के गाए कुछ मुश्किल गानों को सुनते हुए बस यही एहसास होता है कि ऐसी महान हस्तियां कभी मरती नहीं हैं, वो अमर हो जाती हैं और इसलिए उन्हें बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करते रहना चाहिए, जिससे संगीत के सदाइयों की आने वाली नस्लों और आम लोगों के बीच उनकी यादें हमेशा हमेशा जिंदा रहे। आपको लता मंगेशकर की कौन सी आदतें और कौन सी पसंद बेहद पसंद आई, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।